इस एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के कर दिए थे 300 टुकड़े। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा एक कहानी। ये कहानी एक लड़की की है जो बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना लेकर सपनों की माया नगरी मुंबई में आती है। एक ऑडिशन के दौरान यहाँ उसकी मुलाकात फिल्मी दुनिया में काम दिलाने वाले एक व्यक्ति से होती है। यहाँ इन दोनों की दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये शायद किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है, लेकिन दोस्तों ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर की, जो 2008 में हुई इस घटना ने उस समय ज़बरदस्त तहलका मचाया था। इससे भी ज़्यादा हंगामा तो तब हुआ था जब इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आया था। पूरी क्या कहानी है और कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस लव ट्रायंगल की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी और शायद आप देश की न्याय व्यवस्था के बारे में सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। नीरज ग्रोवर का जन्म 23 फरवरी 1982 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। इन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के बाद यह मुंबई के सेनर्जी एडलेब्स नाम की एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव काम करने लगे थे। एक कंपनी के साथ काम करते हुए इन्होंने मशहूर टेलीविज़न शो क्या आप पाँचवीं पास से तेज है के लिए भी काम किया था। आप जानते ही होंगे जिस शो को खुद शाहरुख खान ने होस्ट करते थे। इस शो के लिए इन्होंने शानदार काम किया था और शानदार काम करने की वजह से ही नीरज ग्रोवर को एक और अपकमिंग टेलीविज़न सीरियल की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसी सिलसिले में नीरज ग्रोवर सीरियल की एक्ट्रेस के ऑडिशन जुड़े एक काम में लग जाते हैं। इस शो के लिए दर्जनों लड़कियां ऑडिशन देने आई थी। उन्हीं में से एक लड़की थी मारिया मोनिका सुसाईराज। मारिया ऑलरेडी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि उन्हें पूरे देश के लोग जाने, इसके लिए वो मुंबई आती है। कन्नड़ में इनकी कुछ फिल्में हिट भी हो चुकी थी और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें काफ़ी अच्छा काम भी मिल रहा था। फिर भी वहाँ पर जब इन्हें काम में मिलने लगी तो इन्होंने वहाँ से निकल कर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। किसी सपने के साथ वो मुंबई तो आ जाती हैं, लेकिन मुंबई में उम्मीद के मुताबिक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती, तो वो छोटे पर्दे यानी टेलीविज़न सीरियल से शुरुआत करने का फैसला करती है और इसी सिलसिले में वह एक अपकमिंग टेलीविज़न शो में एक रोल के लिए ऑडिशन देने जाती है जिसका काम नीरज ग्रोवर संभाल रहे थे। इस ऑडिशन के सिलसिले में पहली बार नीरज ग्रोवर और मारिया सुसाईराज की मुलाकात होती है। पहली मुलाकात के बाद से ही नीरज ग्रोवर मारिया सुसाईराज को पसंद करने लग जाते हैं और वो उनके दिल में उतर जाती है। इस ऑडिशन की जिम्मेदारी चूंकि नीरज ग्रोवर ही संभाल रहे थे, इसीलिए वो मारिया का नंबर आसानी से निकाल लेते हैं और फिर काम के सिलसिले में फ़ोन पर आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ही धीरे धीरे नीरज और ग्रोवर और मारिया सुसाईराज की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। मारिया को सीरियल में काम तो नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी नीरज ग्रोवर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं किसी सीरियल में काम तो ज़रूर दिलवा ही देंगे। नीरज ग्रोवर और मारिया में लगभग रोज़ाना बातें होने लगती है और मारिया भी शायद नीरज से इसीलिए बात करती है क्योंकि मुंबई में नीरज के अलावा मारिया का कोई जानने वाला था ही नहीं और मारिया की नज़र में नीरज ही वो व्यक्ति थे जो बॉलीवुड में काम करने के उनके सपने को पूरा कर सकते थे। कुछ दिनों तक नीरज ग्रोवर इस बात से अनजान थे कि मारिया का कोई बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन जब दोनों की दोस्ती आगे बढ़ जाती है तो मारिया नीरज को बताती है कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम जेरोम मैथ्यू है। जेरोम मैथ्यू को एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक के एक ऑफिसर थे। उस समय उनकी पोस्टिंग कोच्चि में थी। मारिया और जेरोम मैथ्यू की 2 महीने बाद इंगेजमेंट भी होने वाली थी, क्योंकि मारिया फ़ोन पर रात रात भर नीरज से बात करती थी। इससे जेरोम मैथ्यू को प्रॉब्लम होने लगी थी और वो मारिया को इसके लिए मना भी करते थे, लेकिन मारिया हमेशा से यह कहकर टाल देती थी कि वो बस काम के सिलसिले में बात करती है और इस बात को लेकर मारिया और जेरोम मैथ्यू में कई बार नोकझोंक भी हुई थी।
और हमेशा जेरोम मैथ्यू मारिया को नीरज से दूर रहने की सलाह देते हैं। इधर मुंबई में आए हुए मारिया को कुछ महीने बीत गए थे। तब तक मारिया इधर उधर रहकर गुजारा कर रही थी, क्योंकि वो मुंबई में लंबे समय तक रुकना चाहती थी। इसलिए उसने नीरज की मदद से एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया होता है और एक नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगती हैं। इधर लगातार बात करने की वजह से नीरज और मारिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके लिए जब मारिया अपने फ्लैट में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही होती है तो वो नीरज से फ़ोन करके कहा कि तुम मुझे नए घर में शिफ्ट होने में मेरी मदद करो। ये बात 6 मई 2008 की है। ऐसे ही एक दिन मारिया अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी और नीरज ग्रोवर शिफ्ट होने में उनकी मदद करने नए घर पर गए थे। शिफ्टिंग का काम होते होते रात की 8 से 9 बज जाती है। इसी बीच मारिया के फ़ोन की घंटी बजती है। मारिया जब फ़ोन उठाती है तो उन्हें पता चलता है कि दूसरी कॉल पर उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू हैं। इन दोनों में बातें होने लगती हैं। इसी बीच जेरोम मैथ्यू को फ़ोन के बैकग्राउंड में किसी मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। जब जेरोम मैथ्यू मारिया से इस बारे में पूछते हैं तो मारिया बताती है कि नीरज ग्रोवर उनकी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए घर पर आए होते हैं। यह सुनकर जेरोम मारिया पर चिल्लाने लगता है, तो मारिया जवाब दिया कि वो बस नीरज मदद करने आया है और थोड़ी ही देर में वो चला जाएगा। यह सुनने के बाद मैथ्यू ने भी कहा कि जल्द से जल्द काम ख़त्म करके नीरज को घर भेज दो। मैथ्यू की बात सुनने के बाद मारिया कहते हुए फ़ोन तो काट देती है कि ठीक है मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और उस रात नीरज ग्रोवर मारिया के घर ही रुक जाते हैं। उधर मारिया सुसायराज के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के दिल में कहीं ना कहीं ये शक होता है कि नीरज वापस घर नहीं गया है और वो मारिया के साथ ही उस घर में रुका हुआ है। इसके लिए उन्हें उस रात काफ़ी बेचैनी होती है और सुबह होते ही वो सबसे पहले केयर एयरपोर्ट पर जाते हैं और पहली फ़्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच जाते हैं और वो मारिया के घर पहुंचकर बेल बजाते हैं। जब मारिया घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जेरोम मैथ्यू को पाती है और उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जेरोम मैथ्यू अगले सुबह उनके घर पहुंच जाएंगे। और जेरोम मैथ्यू का भी गुस्सा 7वें आसमान पर तब पहुंच जाता है जब वो देखता है कि मारिया के जस्ट पीछे नीरज ग्रोवर खड़ा हुआ है और वो सीधे जाकर नीरज का कॉलर पकड़ लेता है और मारिया मैथ्यू को समझाने की कोशिश करती है। वहीं नीरज तथा मैथ्यू के बीच बचाव करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मैथ्यू का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो मारिया को भी धक्के देकर साइड कर देता है और नीरज को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच दोनों के बाद हाथापाई होती है और काफ़ी गाली गलौज भी चलती रहती है। इसी बीच मैथ्यू की नज़र पास ही किचन में मौजूद एक सब्जी काटने वाले धारदार चाकू पर पड़ती है। बिना ही एक पल गवाए मैथ्यू तेज़ी से उस चाकू की तरफ जाता है और चाकू को अपने हाथ में उठाता है और नीरज ग्रोवर के पेट में मार देता है। जब तक नीरज ग्रोवर इस वार से संभल पाता, मैथ्यू नीरज ग्रोवर पर कुछ और वार कर देता है, जिससे नीरज तुरंत ही ज़मीन पर धराशायी होकर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। जो नीरज ग्रोवर जो मई 2008 को मारिया का घर शिफ्ट करने के लिए आता है, 7 मई को वही उस घर में सुबह मृत पड़ा रहता है। नीरज ग्रोवर की मौत के बाद वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे, क्योंकि ये काविश में आकर किया हुआ कत्ल। अब इन लोगों के पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि ये पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दें कि इन्होंने नीरज ग्रोवर का मर्डर कर दिया है, और दूसरा रास्ता था कि वो इस कत्ल को छुपा दें। लेकिन ये दोनों दूसरा रास्ता ही चूज़ करते हैं और उस कत्ल को छुपाने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर नीरज ग्रोवर के लाश को खींचते हुए बाथरूम में लेकर जाते हैं और सुबह तक का इंतज़ार करते हैं। इसके बाद सुबह के लगभग 11 बजे मारिया घर के नज़दीक में मौजूद एक मॉल में जाती है। वहाँ से 2 बड़े बैग, रूम फ्रेशनर, बड़े बड़े चाकू, रस्सी, चादर इत्यादि खरीदती है और सीधे वापस अपने घर आ जाती है। और यहाँ पर मारिया सुसायराज अपने बॉयफ्रेंड लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो बड़े बड़े चाकू मारिया मॉल से खरीद कर लाई थी, उसी चाकू से नीरज ग्रोवर के लाशों के टुकड़े जेरोम मैथ्यू करना शुरू कर देता है और इस काम में मारिया भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर नीरज ग्रोवर के लाश के 300 टुकड़े कर देते हैं। लाश के 300 टुकड़े करने के बाद अब इन टुकड़ों को पॉलीथीन में डाल दिया जाता है और पॉलीथीन में डालने के बाद उस पॉलीथीन को उस 2 बैगों में रख दिया जाता है जो मारिया कुछ ही देर पहले मॉल से लेकर आई थी।
अब इन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि आखिर इतने बड़े 2 सूटकेसों को लेकर कैसे जाएं, क्योंकि मारिया को नए घर में शिफ्ट हुए अभी ढंग से 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे और उसके पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी। अब ये दोनों रेंट पर कार लेते तो शायद पकड़े भी जाते। इसके लिए मारिया अपना दिमाग लगाती है और कुछ ही दूरी पर मौजूद अपने दोस्त से यह कहते हुए कार मांग लेती है कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। कुछ देर बाद मारिया अपने दोस्त की कार लेकर अपने फ्लैट पर वापस आती है और दोनों बैग को बड़ी सावधानी से उठाकर कार की डिक्की में रख देते हैं। उस कार में मारिया के साथ मैथ्यू भी बैठ जाता है और फिर कुछ दूरी पर जाकर ये लोग 2 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और फिर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं। इस समय तक 4:30 बज चुकी थी। आप सोच रहे हो कि इन दोनों ने 2 लीटर पेट्रोल शायद कार में डालने के लिए लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये पेट्रोल इन्होंने नीरज ग्रोवर की लाश को जलाने के लिए लिया था। दोनों गाड़ी को बढ़ाते हुए एक विलेज से सटे एक बड़े से जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर कार में मौजूद दोनों बैगों को उतारा जाता है और पेट्रोल डालकर ये लोग उसमें आग लगा देते हैं। नीरज ग्रोवर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मारिया अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के साथ मई 2008 को ही रात के लगभग 9:30 बजे वापस अपने घर पर आ जाती है। हालांकि यहाँ पर जेरोम मैथ्यू ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं और कुछ ही देर बाद वो फ्लाइट पकड़कर वापस केरल चले जाते हैं। और इधर मारिया भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि उनके गुनाह का किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसा हर अपराधी करता है, इन दोनों ने भी अपने गुनाह के कुछ ऐसे निशान छोड़ दिए थे जिसके सहारे बहुत जल्द पुलिस इन लोगों तक पहुंचने वाली थी, लेकिन इसका अंदाज़ा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। इधर नीरज ग्रोवर जब सुबह अपने ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं तो उनके कुछ दोस्त उनके नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग नीरज ग्रोवर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलती। इस कोशिश में 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है और आखिरकार 24 घंटे बीतने के बाद नीरज ग्रोवर के कुछ दोस्त नीरज ग्रोवर के माता पिता के साथ पुलिस के पास जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है और पूछताछ की शुरुआत नीरज ग्रोवर के कुछ करीबी दोस्तों से करती है। कुछ दिनों के समय यूं ही बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। लेकिन जब दोस्तों से पूछताछ होती है, इसी दौरान खुलासा होता है कि नीरज ग्रोवर की नई दोस्ती मारिया मोनिका सुसाइराज नाम की एक एक्ट्रेस से हुई थी, जो कि एक फेल एक्ट्रेस थी। जब नीरज के कुछ करीबी दोस्तों से बात की गई तो उसमें से 2 दोस्तों ने बताया कि वह आज रात मारिया के घर सामान शिफ्ट करने में मदद करेगा। जब कुछ और छानबीन होती है तो पुलिस को जो जानकारी मिलती है वो पुलिस के काम को काफ़ी आसान कर देती है। नीरज ग्रोवर का एक दोस्त बताता है कि नीरज ग्रोवर के लापता होने के कई घंटों बाद जब मैंने नीरज ग्रोवर के नंबर पर कॉल किया तो मारिया ने फ़ोन रिसीव किया था और फिर यह कहते हुए फ़ोन काट दिया था कि नीरज मोबाइल यहीं भूल गया और कहीं बाहर चला गया है। फिर 2 दिन बाद मारिया नीरज के उसी दोस्त को फ़ोन करती है और नीरज का मोबाइल देते हुए कहती है कि नीरज 2 दिन से यहाँ नहीं आया है और उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की है, इसलिए तुम उसका मोबाइल ले लो। पूरी घटना के बाद पुलिस का पूरा शक मारिया पर चला जाता है। इसके बाद पुलिस नीरज ग्रोवर और मारिया के नंबर को ट्रेस करती है और लोकेशन हिस्ट्री निकालती है, तो पता चलता है कि 6 तारीख की रात को दोनों मलाड वाले अपार्टमेंट में ही थे। इसके अलावा इनके नंबर और कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, तब पता चलता है कि 7 मई से लेकर 20 मई 2008 तक यानी 13 दिनों में मारिया सुसाइराज और जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 से ज़्यादा बार कॉल हुई है। अब पुलिस के पास मारिया के खिलाफ काफ़ी सबूत थे, इसके लिए पुलिस मारिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद मारिया हर आरोप से इनकार करती है और पुलिस को बताती है कि नीरज ग्रोवर उसकी मदद करने उसके मलाड वाले अपार्टमेंट में ज़रूर आए थे, लेकिन रात 9 बजे के आसपास सारा काम खत्म करके अपना मोबाइल वहीं भूलकर चले गए थे। जब मारिया लगातार दूसरी बार कहानियां सुनाती है तो पुलिस मारिया के अपार्टमेंट के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है। इसी दौरान एक गार्ड बताता है कि मैंने देखा था कि शाम के 3:04 के करीब मारिया मैडम एक कार लेकर आई थी। उनके साथ एक लड़का भी था कि उनके दोनों की पिछली सीट पर 2 बड़े बड़े बैग रखे हुए थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस मारिया से कार के बारे में पूछती है तो मारिया ने बताया कि उसने वो कार मैथ्यू के दोस्त जितेश से शॉपिंग पर जाने के लिए लिया था। जब पुलिस जितेश से जाकर इस बारे में पूछताछ करती है और कार के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है मारिया झूठ बोल रही है। पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि जितेश तो मुंबई के कोलाव में रहता था और वो भी इंडियन नेवी ऑफिसर था। इस कारण जेरोम मैथ्यू की दोस्ती थी
जितेश ने बताया कि पिछले कुछ दिनों मारिया उससे मिली थी। उसने कहा था कि तुम पुलिस के सामने ये बयान देना कि मारिया मेरी कार लेकर मलाड की तरफ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन जितेश ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जब कई दिनों तक इस तरह मारिया पुलिस को झूठी कहानियां सुनाकर घुमा रही थी, तो आखिरकार पुलिस सख्ती पर उतर आती है और पुलिस की सख्ती के आगे अतत मारिया की हिम्मत जवाब दे देती है और आखिरकार मारिया पुलिस को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक बताती है। मारिया पुलिस को यह बताया कि आखिर कैसे वो मॉल गई और वहाँ से चाकू, बैग इत्यादि खरीदा और फिर लाश के टुकड़ों को उन बैग में भरकर कैसे जंगल में ले जाकर जला दिया। और पुलिस मारिया से नीरज के मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि असल में गलती से नीरज का मोबाइल उसने अपने पॉकेट में रख लिया था और जब नीरज के दोस्त ने फ़ोन किया तो उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये फ़ोन नीरज का है, उसका नहीं। इसलिए गलती से उसने फ़ोन रिसीव कर लिया था और परेशानी से बचने के लिए उसने नीरज के दोस्तों को यह फ़ोन वापस कर दिया था। सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जल्द से जल्द मारिया सुसायराज के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को पता लगाने में जुट जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि उस समय जेरोम मैथ्यू की पोस्टिंग कोच्चि में थी। वहीं से वो मैथ्यू को गिरफ्तारी करते हुए मुंबई लाया जाता है। पूछताछ में मैथ्यू भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इधर पुलिस जो मारिया के घर पर जांच पड़ताल करती है तो वहाँ उन्हें 9 इंच लंबी वो चाकू भी बरामद हो जाती है जिसे नीरज ग्रोवर का कत्ल किया गया था। सभी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद मारिया मोनिका सुसायराज तथा लेफ्टिनेंट इमाइल में जेरोम मैथ्यू के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लेने के बाद मुंबई पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है। इसमें कत्ल का पूरा इल्जाम जेरोम मैथ्यू मारिया सुसायराज पर लगाया जाता है। इस केस की सुनवाई 3 साल तक चलती है और 3 साल में जो फैसला होता है वो अपने आप में बेहद हैरान और चौंका देने वाला होता है। दरअसल 3 साल तक केस की सुनवाई होती है और आखिरकार मुंबई की एक अदालत द्वारा नीरज ग्रोवर हत्याकांड के लिए मारिया मोनिका सुसायराज को 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि मारिया के साथ जेरोम मैथ्यू को 13 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा ऐलान होने के कुछ दिनों बाद ही मारिया तुरंत जेल से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे 3 साल की सज़ा मिली थी और मारिया ने ऑलरेडी ट्रायल के दौरान 3 साल 41 दिन जेल में बिता लिए थे। इसलिए कहा जा रहा था कि उसे जेल से सज़ा ही छोड़ने के लिए हुई थी। इस तरह ये कहा गया कि असल में मारिया को सज़ा नहीं आज़ादी मिली है। इतनी कम सज़ा मिलने की वजह यह थी कि कोर्ट का ये मानना था कि इस कत्ल में मारिया का कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो कत्ल अचानक से हुआ था और इसे जेरोम मैथ्यू ने अंजाम दिया था। हालांकि सबूत मिटाने में मारिया ने जेरोम का साथ जरूर दिया था। इसके लिए कोर्ट ने मारिया को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ने जरूर जेरोम मैथ्यू को नीरज ग्रोवर का कातिल जरूर माना, लेकिन कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि ये एक अचानक कत्ल था, लेकिन ये सज़ा कत्ल के लिए नहीं सुनाई जा रही। कत्ल के लिए केवल 10 साल की सज़ा सुनाई गई और सबूत मिटाने के जुर्म में जेरोम मैथ्यू को 3 साल की सज़ा सुनाई गई और दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और कोर्ट ने आदेश दिया कि 50,000 रुपये का जो आर्थिक दंड लगाया गया है यह नीरज ग्रोवर के परिवार को दिया जाए। कोर्ट ने अपना फैसला जरूर सुना दिया, लेकिन इस फैसले पर आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि इस फैसले से नीरज ग्रोवर के माता पिता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी क्योंकि उनके परिवार में नीरज ग्रोवर ही कमाने वाले इकलौते इंसान थे और उसी बेटे की हत्या कर दी गई थी। इसलिए नीरज ग्रोवर के माँ बाप ने हाई कोर्ट में भी इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं। हैरानी की बात यह रही कि सरकार की ओर से भी फैसले को चुनौती नहीं दी गई। किस तरह एक जघन्य अपराध के बावजूद अपराधियों को इतनी सज़ा नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, आपकी नज़र में कोर्ट का फैसला सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें ताकि बाकी लोग भी नीरज ग्रोवर हत्याकांड की कहानी को पूरी तरीके से जान सके। और भी क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई दूसरी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सपोर्ट करें ताकि हम पूरी मेहनत से आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जल्द ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई एक और दिला देने वाली स्टोरी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों को ख्याल रखें। धन्यवाद।